ईजांस पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने 23 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में रीड पेपर हुआ था उसकी की डिस्कस कर रहे हैं। आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं की है वो थोड़ा जारी करने में लेट हुआ हूँ, परंतु बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने डिस्कस करते हुए वन बाय वन क्वेश्चन हैं, उनके आंसर है वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। तो अपने जो 23 तारीख को जो शाम की जो शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट है, जो दूसरी शिफ्ट है, उसमें ए सीरीज है, उसकी क्या है अपने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पास में आप पेपर देख के आए हो तो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपने वन बाय वन क्वेश्चन सभी को। सबसे पहला क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं साइकोलॉजी में। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये देखिए। हालांकि क्या है कि ये अ, जैसे पेपर है वो अपने अगर एक उसको देखें तो जो 23 तारीख का जो इवनिंग का शिफ्ट का जो आपका पेपर है, जो सेकंड शिफ्ट का, उसमें लेवल है वो क्या है कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन का बहुत अच्छा था। परंतु फिर भी क्या है कि अगर अपने 4 से 5 क्वेश्चन हैं उनको अगर थोड़ा छोड़ दें, फिर भी आपके क्वेश्चन है वो 20 प्लस आराम से है वो अपने कर सकते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भी कौन कौन से क्वेश्चन है वो तो क्या है बहुत ही अपने इजिली है वो उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि लेवल है, जितने भी 4 पेपर हुए हैं उसमें सबसे अच्छा लेवल है वो 23 तारीख का जो इवनिंग शिफ्ट का जो अपने सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका लेवल है वो काफ़ी अच्छा था। स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो अपने को पता है नोम चोम्स्की हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। भाषा विकास है वो किसने? नोआम चोम्स्की है। उन्होंने क्या है कि जो सिद्धांत दिया था उसका संबंध किससे है? भाषा विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। अब यहाँ पे देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो अलग अलग कारणों से। जैसे अगर अपने दो मुख्य कारणों में डिवाइड करें, जैसे मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप जितने भी कारण हैं उनको, चाहे विकास के हैं, चाहे व्यक्तित्व के हैं, चाहे अपने अधिगम के हैं, उनको दो भागों में डिवाइड करें। ठीक है, एक तो जन्मजात कारक, ठीक है, जिनको आंतरिक कारक कह सकते हैं, और एक क्या है? बाह्य कारक, वातावरणीय कारक। तो जन्मजात कारक और बाह्य कारक, ठीक है। तो दो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता की चर्चा कर रहे हैं, तो भी अपने क्या है कि प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो जन्मजात और वातावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता आएगी, ठीक है, पहले क्या है, मान लेते हैं भी दो बच्चों में, दो व्यक्तियों में अगर विभिन्नता है, तो अगर अपने बात करें भी बेसिकली सबसे पहले कहां से मिलेगा अपने को? ये अंतर है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो कहां से आएगी? जन्म से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि भी एक बच्चे को जो जन्म से उसको अपने यूं कहें वंशानुक्रम से जो भी विशेषताएं मिली है वो दूसरे बच्चे से उसकी क्या होगी? अलग होगी। वातावरण है वो उसके बाद में आएगा, जिसके कारण क्या है कि भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती है। दोनों कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, जन्मजात कारक और वातावरणीय कारक। परंतु सबसे पहले क्या है, बेसिकली अगर अपने बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहां से प्रारंभ हो जाती है अपने? तो जो जन्मजात कारक है उनसे क्या है कि अपने प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ पे स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो आधारभूत रूप से क्या हो जाएगा? जन्मजात कारक। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें कि सांस्कृतिक कारक है, अधिगमित है, अधिग्रहित है, तो ये अगर अधिगमित अधिग्रहित है, ये चीजें हैं वो बाद में सीखी जा रही है। तो ये तो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम हो रहे हैं। और ये क्या है कि वातावरण में आने के बाद में सीख रहा है, तो लगभग ये तीनों ऑप्शन है वो क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो, स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो आधारभूत रूप से, मतलब सबसे पहले अपने को कहाँ पे कहाँ से मिलेगी? जन्म से ही क्या है? मिलेगी। तो इननेट होगी। तो ये क्या होगा आपका? सेकंड वन है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं अपनी। यहाँ पे देखिए थर्ड वन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो नहीं दिया, ये पूछा है।
तो यहां पे बात करें स्किनर, स्किनर का सिद्धांत स्किनर का संबंध है वो किससे है? अधिगम के सिद्धांत से। किससे है? अधिगम का। इनके द्वारा दिया गया क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, वो स्किनर के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। केटल ने सील गुण सिद्धांत दिया है, और ओलपोर्ट ने भी सील गुण सिद्धांत वो दिया है। इसका मतलब व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? जो ए है वो क्या है? आपका आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर ने क्या है? व्यक्तित्व का सिद्धांत वो प्रतिपादित नहीं किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा करते हैं अपने 4th नंबर की। यहां पे देखिए, हेनरी मुरे, मुरे और मॉर्गन, मॉर्गन मुरे ने 1935 में जो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि दी थी? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। कौन सी? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है वो क्या है कि इनके द्वारा दिया गया था? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। मैं हमेशा कहता हूं इंग्लिश की टर्म है वो क्या है कि आप याद करें, क्योंकि यहाँ पे कभी कथानक मिल सकता है, कभी विषय बोध मिल सकता है, कभी आत्म बोध मिल सकता है, परंतु आप क्या है इंग्लिश में टर्म है वो याद करेंगे। तो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टैट, ठीक है। तो टेट बहुत ही अच्छे प्रकार से क्या है कि अपनी इस पे चर्चा की थी क्लास में, ठीक है। तो टेट है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, वो क्या है? मॉर्गन मुरे के द्वारा 1935 में दिया गया। तो अब तक अपने 4th क्वेश्चन है वो डिस्कशन किया है, 4th क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। यहां तक है क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं कह सकते कि भी आपको ये क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टफ लगा हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल। किसने व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया? बी एफ स्किनर ने, ठीक है। मॉर्गन मुरे के तो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, नोआम चोम्स्की का भाषा विकास। तो सिंपल सिंपल व्यक्तिगत विभिन्नता है वो प्रारंभ में क्या है? जन्म से आपको मिलेगी। तो ये क्या है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक अपने जो डिस्कशन है वो क्या है उसमें अपने को देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करें। तो यहां पे देखिए, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो यहां पे देखिए, बालक की वृद्धि से, उसके ग्रोथ से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो यहां पे देखो, हमेशा मैं क्या है कि आपसे एक बात कहता हूं कि बहुत से क्वेश्चन ये होते हैं जिनको आप ऑप्शन है उनसे अपने को करना पड़ता है। जैसे क्या है कि वृद्धि से वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है, वृद्धि से संबंधित कारक है, तो चारों के चारों ही है, पोषण, निद्रा, स्वास्थ्य, अधिवास। चारों के चारों कारक है वो एक प्रकार से वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। परंतु क्या है, यहां पे अगर अपने ऑप्शन पे जाएं तो यहां पे देखो कौन सा वृद्धि से, वृद्धि कारक कौन सा संबंधित नहीं है। अगर स्पष्ट तौर से देखा जाए तो देखिए, पोषण, स्वास्थ्य, इसका मतलब सेम बात हो रही है। पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, तीनों की तीनों क्या है? व्यक्ति के शरीर से संबंधित है। और वृद्धि मुख्यतः क्या होती है? शारीरिक। वृद्धि मुख्यतः क्या होती है? शारीरिक। जो अपने यूं कहें बच्चे में, ठीक है, जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है या उसके शारीरिक जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वृद्धि का संबंध मुख्यतः किससे होता है? किस एस्पेक्ट से होता है? फिजिकल से, शारीरिक से। तो यहाँ पे पोषण है, निद्रा है, स्वास्थ्य है, सीधा क्या है? इन सब का संबंध है वो किससे है? शरीर से। परंतु अधिवास है, ठीक है, इसका संबंध सीधा सीधा सा अपने क्या है? शारीरिक से नहीं कह सकते। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, मैंने आपको कहा था हो सकता है कि बोर्ड की में और जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं उन उस की में क्या है कि एक दो क्वेश्चन में आपको क्या है कि अलग है वो आंसर मिल सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि भी 101% जो मैंने बता दिया वही आंसर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्या है कि अपने क्वेश्चन अगर देखें, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो यहाँ पे पोषण, निद्रा, स्वास्थ्य सीधा संबंध शरीर से है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? अधिवास है वो इसका आंसर होना चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड है वो क्या है कि कौन सा आंसर माने, वो अपने क्या है कि वेट एंड वॉच है। परंतु क्या है कि यहां पे अगर अपने देखते हैं तो किस पे जाएंगे? डी ऑप्शन है उस पे जाएंगे। हाँ, ये क्या है, आपको 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल चर्चा कर चुके हैं। नोआम चोम्स्की, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मॉर्गन मूरे, किसने व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और 2 में क्या है कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा है, जिसमें अपने ये क्वेश्चन है वो ज्यादा सोचने वाला है, जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता है वो बेसिकली कहां से मिलेगी अपने को? जन्मजात। तो ये क्या है कि 2 क्वेश्चन अपने क्या है कि इस प्रकार से कह सकते हैं भी ये क्या है आपके थोड़ा सा सोचने वाले हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ,
कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक, दोनों चीजें आ गई है, ठीक है, यहाँ पे कल्चर फ्री भी है और नॉन वर्बल भी है। तो कौन सा टेस्ट है वो क्या है, बुद्धिमत्ता का, ठीक है, संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें अपने को किसमें, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये क्या है, कल्चर फ्री भी है और नॉन वर्बल भी है। तो दोनों के दोनों, हालांकि क्या है कि भाटिया बैटरी है, ठीक है, तो भाटिया बैटरी में एक्टिविटी वगैरह है, ठीक है, अपने यूं कह सकते हैं नॉन वर्बल है, परंतु क्या है कि ये कल्चर फ्री के अंतर्गत है, इसको अपने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कल्चर फ्री और नॉन वर्बल की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये एक प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार है वो बच्चों के सीध में आ भी जाता है और कई बार है क्या है, अपने यूं कहें अगर इस पे चर्चा नहीं होती तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं है कि भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अपने इसको कह सकते हैं। तो संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है वो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये आपका इसका आंसर होगा। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखिए, बुद्धि बहुआयामू बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। तो गार्डनर ने जब प्रारंभ में अपना बुद्धि का जो सिद्धांत दिया, उसमें कितने प्रकार की बुद्धि है वो चर्चा की, कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 7 प्रकार की बुद्धि है उन्होंने बताई। फिर 1998 में 8वां प्रकार बताया और सन 2000 में क्या है उन्होंने 9वां प्रकार बताया, ठीक है। तो 1998 में जैसे प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक और सन 2000 में अस्तित्वकारी क्या है कि उन्होंने जोड़ा, बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी क्या है कि ये चर्चा की थी। उसके अलावा जो 7 प्रकार है उसमें आपके सांवेगिक बुद्धि है उसकी कहीं पे चर्चा नहीं है, अंतर्वैयक्तिक भी है, इंट्रापर्सनल भी है और अंतर्वैयक्तिक भी है। जैसे क्या है कि उनके जो बुद्धि है, ठीक है, उसमें अपने कहते हैं कि भाषागत बुद्धि आ जाती है, लिंग्विस्टिक, उसके बाद में तार्किक, गणितीय तार्किक है, ये भी आएगी, संगीतात्मक भी आती है, अंतर्वैयक्तिक अंतरावैयक्तिक भी आती है, देशिक स्थानिक जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं उसकी भी चर्चा है, बॉडीली काइनेस्थेटिक शरीर गति जो ऊर्जा है उसकी भी चर्चा है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जैसे प्राकृतिक है, अस्तित्वकारी है, अंतर्वैयक्तिक अंतरावैयक्तिक, ये सारी क्या है कि उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए, परंतु सांवेगिक बुद्धि की उन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सा आपके यहाँ पे आंसर है वो अपने को दिखाई दे रहा है। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे गिलफोर्ड ने जो रचनात्मकता है, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी, तो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। तो रचनात्मकता का संबंध है, ये क्या है कि आपके जो फर्स्ट पारी है 23 तारीख का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आपके सेकंड शिफ्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। रचनात्मक चिंतन है वो क्या है आपका, अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उससे संबंधित होता है। और जो आपका यूं कहें बुद्धि का संबंध है वो किससे होता है, अभिसारी चिंतन से होता है। तो यहाँ पे गिलफोर्ड ने 2 प्रकार के चिंतन की चर्चा की, अपसारी और अभिसारी। तो यहाँ पे रचनात्मकता का संबंध किससे है, अपसारी चिंतन से। तो बहुत ही अच्छे प्रकार से डिस्कशन किया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसिक विमंदित जो पद है, ठीक है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन है, उसके सिमिलर जो वर्ड है वो कौन सा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब बौद्धिक अयोग्यता को ही अपने क्या कहते हैं, मानसिक विमंदित बालक की श्रेणी में रखते हैं। बौद्धिक अक्षम अपने कहते हैं ना, बौद्धिक अक्षम बालक या मानसिक रूप से मंदित बालक, बौद्धिक अक्षम बालक या क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से मंदित बालक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका A1 है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो व्यक्तित्व है वो कभी भी स्टेबल, स्थिर नहीं होता। अपने यूं कहते हैं कि भी व्यक्तित्व है, ठीक है, वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक होता है, या अपने यूं कहें कि वो स्टेटिक नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे व्यक्ति है वो वातावरण के साथ में इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो उसके व्यक्तित्व में क्या है कि विकास होता रहता है या परिवर्तन है वो होता रहता है।
तो यहाँ पे व्यक्तित्व है वो स्थिर नहीं, वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, वो गतिशील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमिक, इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी अपने देखते हैं 10 क्वेश्चन है उसकी अपनी चर्चा कर चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है उसका अपनी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छे प्रकार से बार बार कहता था कि लक्ष्य लिखा हुआ है, ठीक है, लक्ष्य है वो क्या है कि लिखा हुआ है, जिसको बच्चा क्या है कि ढंग से पढ़ नहीं सकता, तो लक्ष्य मतलब डिसलेक्सिया, ठीक है, रिलेट करके, ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई लक्ष्य लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ रहा, ठीक है, परंतु अपने क्या है कि ये वर्ड है जो डिसकैलकुलिया, डिसग्रेफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्थीमिया, इनमें से क्या है कि अपने रिलेट करके हर वर्ड को क्या है कि जोड़ के क्या है बहुत अच्छे से किया था। भी लक्ष्य जो लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ने से संबंधित अगर बात करेंगे, ठीक है, कौन सी रीडिंग जो डिसेबिलिटी है वो कौन सी होगी, आपकी डिसलेक्सिया है, वो आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, एज इट इज अगर अपने बात करें कि सिलेबस से उठाया गया क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में जिस प्रकार से आपके अलग अलग प्रकार के बालक है वो दिए गए थे, उसी प्रकार से वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठाया गया। देखो, चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, मैंने आपको क्या है बहुत अच्छे से बताया था कि अलाभान्वित अवंचित बालक किनको कहते हैं। अलाभान्वित अवंचित बालक वो बालक जिनको क्या है कि जैसे समाज है, ठीक है, उस समाज का विकास हुआ, ठीक है, उस समाज का विकास है वो उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया और वो उससे क्या रह गए, वंचित रह गए। ठीक है, जैसे अपने यूं कहें कि अपने देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ी जो होती है सड़क किनारे अपने को, या क्या है कि रेलवे पटड़ी के किनारे अपने को देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो उनमें अगर आपने चर्चा करें तो वहां पे आप देखिए कि उनको जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी उनके पास में नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये ऐसे बच्चे जो क्या है कि समाज में जो विकास हुआ, ठीक है, उस विकास का उनको फायदा नहीं मिला और उससे वो क्या रह गए, वंचित रह गए, उनको आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कि डिप्राइव्ड मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, तो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त। तो यहाँ पे हर बार मैं ये कहता हूं इंग्लिश की टर्म पढ़ें, इंग्लिश की टर्म पढ़ें, तो यहाँ पे भी मैंने यही, यहाँ पे देखिए प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, अगर ये सब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि अपने सिलेबस में देखते हैं अलाभान्वित और वंचित बालक, डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड, तो डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो है उनकी चर्चा अपने सिलेबस में सीधा एज इट इज लाइन लिखी गई है। तो यहाँ पे वंचित जो आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक है वो आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हो जाएंगे, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 30 नंबर। यहां पे देखिए, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, व्यवहारात्मक पूछा है, तो यहां पे इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं, बिहेवियरल, ठीक है, यहां पे ये देखिए बिहेवियरल सिम्टम, मतलब जो व्यवहार में कुसमायोजन का एक सा लक्षण जो व्यवहार में दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिए कि जो असुरक्षा व्यवहार में नहीं दिखाई दे रही, चिंता, उदासीनता, ये एक प्रकार से मस्तिष्क में चलने वाली चीजें हैं। जैसे अगर व्यक्ति चिंता कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यवहार में शो कर रहा है, ठीक है, उदासीन है तो कोई जरूरी नहीं है कि भी वो व्यवहार में शो करे, आपको असुरक्षा है व्यवहार में शो करे, परंतु आक्रामकता अपने को स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति है वो आक्रामक है, अग्रेसिव हो गया जी। तो यहाँ पे कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण पूछा है, बिहेवियरल सिम्टम कौन सा है कि व्यक्ति क्या हो गया, आक्रामक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ में कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स,
ठीक है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे अपने बात करें जैसे अंधे बच्चे हैं, या जो सुन नहीं सकते, या जो चल नहीं सकते, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, क्यूरिकुलम में डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होना चाहिए, उनका पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। बात करें तो टीचिंग मेथड उनको अलग अलग प्रकार से, जैसे क्या है कि ब्रेल लिपि है वो क्या है कि जो देख नहीं सकते उनके लिए होंगे, ठीक है। स्पीच थेरेपी जैसे हकलाने वाले हैं उनके लिए स्पीच थेरेपी होगी, जो सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट टीचिंग मेथड है वो उनके लिए काम में लेके आते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज, मतलब विशेष प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए विशेष प्रकार की क्रियाएं, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको एक प्रकार से अपने क्या है हाथ के कौशल सिखाते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, तो विशेष प्रकार की एक्टिविटी सिखाने के लिए उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे सीधा प्रत्यक्ष रूप से कौन सा मेथड है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित नहीं है, आपका खेल कूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड क्या मानता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये क्या है दिया है, क्योंकि स्पष्ट तौर से कहीं पे भी, और एक चीज और क्या है कि मैंने चीज नोट की है, जैसे क्या है कि ये जैसे अपने कहें कि जैसे टोटल 4 पारी थी, 4 पारियों में 4 पारी में हर पारी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं साइको के, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, मतलब 4 पारियों में 120 क्वेश्चन है वो क्या आ रहे हैं। तो 120 क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं कि भी 120 में 120 के 120 है वो क्या है कि मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं, बिल्कुल गलत है। बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से दावे क्या है कि ये किए जा रहे हैं, कभी 120 में से 118, 120 में से 120 हमारे पढ़ाए हुए, हमारे करवाए हुए। मैं क्या है कि इसी पेपर में आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे बता सकता हूं जो क्या है कि शायद ही क्या है कि किसी ने डिस्कशन किए। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप क्या है इस बात को ध्यान रखना, आगे क्या है कि ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। आगे आपका क्या है कि मेन जो पेपर होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये आपको क्या है कि ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर बात करें अपने, ये देखिए एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं, हालांकि क्या है कि पेपर के बीच में डिस्कशन चल रहा है, उसके बीच में आंसर की के बीच में बता रहा हूं, परंतु आपके आगे आने वाले कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा क्या है कि आप तैयारी करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा 100% सिलेबस करें, ठीक है। आप हमेशा क्या है 100% सिलेबस करें, परंतु इस 100% सिलेबस का हमेशा 90% करें। ये फार्मूला 90 या 90 से 95% है, ठीक है। ये क्या है कि आप सिलेबस करें, क्या सर ये क्या है 100 करें और 100 का 90 से 95% करें, इसका मतलब ये है 100% सिलेबस का मतलब ये हो गया कि सिलेबस का कोई भी टॉपिक है वो छूटना नहीं चाहिए। सिलेबस का कोई भी टॉपिक है, चाहे वो आप आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें, रीट की जो मेन जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी करें, सिलेबस का कोई भी पॉइंट है वो छूटना नहीं चाहिए। खास तौर से मैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बोल दूं कि जैसे क्या है वो फर्स्ट पेपर में जिसकी इंग्लिश कमजोर है वो 4 क्वेश्चन आते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, जिसकी मैथ कमजोर है कह 6-7 प्रश्न आएंगे छोड़ देते हैं, गलत। जैसे ही आप किसी पोर्शन को छोड़ोगे इसका मतलब आप क्या है कि उस कंपटीशन से बहुत यूं कहें दूसरे लोग हैं वो आपको डिफीट करने के लिए एकदम तैयार बैठे और आपको बाहर करने के लिए एकदम तैयार बैठे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, टॉपिक का कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक है वो छोड़े नहीं, करें 100%, एक बार गो थ्रू हो, परंतु करें 90 से 95%। इसका मतलब ये है कभी भी किसी भी टॉपिक को इस प्रकार से मत करो कि भी आप ये दावा करो कि भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं गलत नहीं होने दूंगा। इसका मतलब तो ये है कि भी आपने जहां से पढ़ा है या 10 किताबें आपने पढ़ ली तो पेपर बनाने वाला सिर्फ वहां से बना रहा है, और आप अननेसेसरी क्या होता है कि एक चीज पर अगर हद से ज्यादा क्या है कि जोर दे रहे हो तो इसका मतलब आपका टाइम है जहां दूसरी जगह लगना चाहिए वहां पे नहीं लग रहा। तो कभी आपने सुना है भी कोई एग्जाम है उसकी मेरिट है वो 90-95% तक चली गई? नहीं होता।
ठीक है। इसलिए क्या है कि आप हमेशा, जैसे अगर आप 1857 की क्रांति कर रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अधिगम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमेशा क्या है कि ये कोशिश करें, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से मेरे 9 क्वेश्चन है वो क्या है कि सही हो जाने चाहिए, बस। ठीक है, न कि ये करें कि भी अधिगम में से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मेरा गलत नहीं होने दूंगा, 1857 की क्रांति में से कोई भी आ जाएगा गलत नहीं होने दूंगा, ये कभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, अगर इस अप्रोच से अगर आप चल रहे हो तो क्या है कि आपकी अप्रोच गलत है। तो अगर मैं ये भी कहूं, ठीक है, हमेशा क्या है कि मेरा यही रहता है क्लासरूम में भी, ठीक है, आपको पढ़ाते समय भी, कि भी जो भी आप करें, जो भी आपको क्या है, यूं कहें जो भी आप कर रहे हैं वो आपके क्या है कि 90 से 95% है वो चीजें कवर हो। ठीक है, मैं ये दावा कर ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे मेरी समझ से ये बात है कि भी किस प्रकार से कहा जा रहा है कि भी 120 में से 118 हैं, ठीक है, 120 में से 120 है, वो क्या है हमारे पढ़ाई हुए में से। इस एक पेपर में लगभग क्या है कि 3 से 4 चीजें हैं वो मिल जाएगी, जो क्या है कि डायरेक्ट है, वो क्या है कि यूं कहें आप बच्चों को नहीं बता पाते हो। ठीक है, जैसे क्या है कि साइंस के बहुत डीप क्या है कि जैसे अपने यूं कहें वातावरण और आनुवांशिकता का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपने यूं कहें कि बहुत डीप प्रकार से क्या है कि पूछा गया, तो साधारणतः क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बताए जाते। ठीक है, परंतु अगर एकाध क्वेश्चन है वो इस प्रकार का हो तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एकदम सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि आपको डाइवर्ट होने की कतई जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्या है 100% सिलेबस करें उसका 90%। ऐसे क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो आपको कभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं करते। अगर आप उन एक दो क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो जो क्वेश्चन होने चाहिए ज्यादा सही वो आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए, खेल कूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि बोर्ड की और मेरी की में एक दो क्वेश्चन में वेरिएशन मिले। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए 15 नंबर, पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस पे, साहचर्य की बात करता है। जैसे क्या है आपने यूं कहें कि अनुक्रिया जो पावलोव ने जो डॉग पे प्रयोग किया था, तो डॉग क्या है कि भोजन को सुनकर भोजन को देखकर घंटी को सुनकर जो अनुक्रिया करता है, तो उसका एसोसिएशन, पहले जो उसका एसोसिएशन है जो क्या है कि भोजन के साथ में था, जो उसकी अनुक्रिया है वो भोजन को देखकर वो अनुक्रिया कर रहा था, फिर वो बाद में किस पे शिफ्ट हो गई, वो बाद में शिफ्ट हो गई घंटी पे। तो फिर बाद में क्या है घंटी को सुनकर है वो प्रतिक्रिया है वो करने लग जाता है। तो बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने किया है। फिर भी अगर क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली क्या है कि हो सकता है। जैसे पुनर्बलन की चर्चा है वो कौन करते हैं, स्किनर करते हैं, अपने को पता है। ठीक है, पुनर्बलन दंड के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। अनुकरण इमिटेशन की बात कौन करते हैं, बांडूरा करते हैं मुख्यतः अगर अपने बात करें तो। ठीक है, अंतर्दृष्टि की बात कौन करते हैं, गेस्टाल्टवादी, वर्दीमर कोहलर कोफ का है। ठीक है, तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है, ठीक है, वो किसकी बात करते हैं, अंतर्दृष्टि का। साहचर्य की बात कौन करते हैं, हालांकि साहचर्य की बात है, ठीक है, वो जो अपने यूं कहें थोंडोई के सिद्धांत में भी और किसके सिद्धांत में, पावलो के सिद्धांत में, दोनों को मिलेगी। थोंडोई के सिद्धांत में आप ये देखिए जो 5वां गौण सिद्धांत है, ठीक है, वहां पे स्पष्ट तौर से लिखा गया है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, मतलब साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। और उसमें स्पष्ट तौर से मैंने आपको बताया था कि साहचर्य परिवर्तन का ये जो सिद्धांत है वो क्या है, पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से मिलता है। तो यहाँ पे साहचर्य की बात है वो कौन करते हैं, ठीक है, जो पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो किस अधिगम को किसके द्वारा समझाता है, साहचर्य के द्वारा समझाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, अधिगम की प्रक्रिया नहीं है ये कहा। तो अधिगम है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया में अधिगम, देखो यहाँ पे अधिगम को अपने बात करें तो मैंने आपको अच्छे से क्या बताया था। जैसे अधिगम है, ठीक है, अधिगम है क्या उसको आप समझें तो अपने क्या पढ़ते हैं, अधिगम है वो व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।
व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है? पूर्णतः स्थायी। व्यवहार में परिवर्तन क्या? पूर्णतः स्थायी, ठीक है। और अपेक्षाकृत स्थायी, पूर्णतः स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी, और क्या है? अस्थायी। व्यवहार में परिवर्तन है वो पूर्णतः स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी और अस्थायी परिवर्तन हो सकता है। तो व्यवहार में परिवर्तन जो पूर्णतः स्थायी होता है, जो परिपक्वता के कारण होता है, अपने यूं कहें उसको अधिगम नहीं कहते, मेच्योरिटी के कारण होता है उसको अधिगम नहीं कहते। आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो क्या है कि किसी दवा के सेवन से, जो क्या है कि अपने यूं कहें व्यक्ति के थकान के कारण, या क्या है कि किसी अपने यूं कहें मादक पदार्थ के सेवन से अगर व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन है वो भी अधिगम में नहीं आता। तो परिपक्वता के कारण जो पूर्णतः स्थायी है वो भी अधिगम में नहीं आएगा, ठीक है। और जो क्या है कि शराब थकावट के कारण जो अस्थायी परिवर्तन है वो भी अधिगम में नहीं आएगा। जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम की श्रेणी में आता है। और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो मैंने आपको अच्छे प्रकार से बताया है, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव व्यक्ति अर्जित करता है ज्ञानेंद्रियों से, प्रशिक्षण लेता है कर्मेंद्रियों से, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अधिगम करते हैं उसको संवेदी अधिगम कहते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा दो अधिगम करते हैं उसको पेशीय अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि परिपक्वता के कारण जो है वो अधिगम में नहीं आएगा। तो सीधा सा अगर ऑप्शन देखा जाए तो भी आपका ये ऑप्शन है वो कट होता है, ठीक है। प्रतिबिंबित तर्क और कल्पना है, मेच्योरिटी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन है वो अधिगम में नहीं आएगा। आगे अगर अपने और इसमें देखें ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते थे। देखिए क्या है, ठीक है, चाहे रिफ्लेक्शन है, चाहे प्रतिबिंबन है, चाहे तर्क है, चाहे कल्पना है, सारी की सारी मानसिक क्रियाएं। जबकि परिपक्वता मेच्योरिटी क्या है? शारीरिक है, फिजिकली है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीन ऑप्शन एक जैसे आपको मिल रहे हैं, जबकि ये डिफरेंट मिल रहा है। तो यही तो पूछा है कि अधिगम की प्रक्रिया में क्या नहीं है? परिपक्वता है वो आपकी अधिगम की प्रक्रिया में नहीं है। तो बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है वो यहाँ पे था। तो 16 का क्या होगा आपके? थर्ड नंबर सी है ये इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको बताया है कि स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने क्या है, ठीक है, पनिशमेंट, पुरस्कार, दंड और जो अपने यूं कहें पुरस्कार है, ठीक है, उसके बारे में, हालांकि पुरस्कार और दंड के बारे में थोंडोइक भी चर्चा करते हैं, ठीक है। परंतु क्या है कि विस्तृत रूप से पुरस्कार और दंड के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, जो चर्चा की गई वो किसके द्वारा की गई? B.F. स्किनर के द्वारा चर्चा की गई। तो उसमें क्या है कि अपने बहुत ही अच्छे, जैसे पुनर्बलन है, ठीक है, दंड है, उसके बारे में अपने बहुत ही विस्तार से क्या है कि इन चीजों को पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है कि पुरस्कार और दंड की विस्तृत जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? विस्तृत रूप से B.F. स्किनर के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछा है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है जी। व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। सेकंड, ये देखिए, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होते हैं, अभी अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी क्या है? बिल्कुल अधिगम के बारे में सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। जैसे अधिगम है, ठीक है, वो क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा। अनुभव अर्जित करते हैं ज्ञानेंद्रियों से, प्रशिक्षण अभ्यास है वो क्या हो जाएगा? कर्मेंद्रियों। तो यहाँ पे अधिगम है वो अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। आगे बात करें, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा कि अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अधिगम क्या है? अर्जित प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो आपका, ठीक है, यही पूछा है अधिगम की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है? अर्जित प्रक्रिया। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन करते हैं अपने। शिक्षा में अवधारणा मानचित्र, बहुत ही सिंपल, एक प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन है।
अवधारणा मानचित्र स्पेशल सीधा सीधा सा क्या है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और अवधारणा मानचित्र में अपने सीधा नाम पढ़ते हैं कि अवधारणा मानचित्र है, कंसेप्ट मैपिंग है, उसका कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ये संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, जोसेफ डी नोवेक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो अधिगम सामग्री होती है उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि बच्चे है वो आसानी से चीजों को सीख सके। ठीक है, एक संप्रत्यय और दूसरे संप्रत्यय के बीच में संबंध बताए जाते हैं। तो पहली लाइन ही यह क्या है कि आपको बताई गई थी कि अवधारणा मानचित्र वो किसके द्वारा, जोसेफ डी नोवेक के द्वारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षण है उसके 3 उद्देश्य। तो शिक्षण के अगर प्रकार की बात करें, ठीक है, तो 3 कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। क्रियात्मक बोल दो, मनोगत्यात्मक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। कोनेटिव कह सकते हैं, साइकोमोटर कह सकते हैं, सीधा मोटर आ सकता है। तो यहाँ पे कोग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है और साइकोमोटर, ये तीनों के तीनों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक एक ही बात है। तो ये क्या है कि तीनों के तीनों क्या है कि शिक्षण के प्रकार अपने कह सकते हैं शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, परंतु वर्णात्मक नहीं होता है, वर्णात्मक नहीं होता। तो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वर्णात्मक। तो यही क्या है कि इसने पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो था। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की चर्चा करते हैं। देखिए, ये देखिए कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा। अब यहाँ पे कई बार क्या है कि इंग्लिश में चीजें ज्यादा समझ में आती है बजाय क्या है हिंदी में, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में क्या टर्म है वो कई बार क्या है कि डिफिकल्ट है वो यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा, नैसर्गिकता का मतलब क्या है, मतलब बच्चे के एक प्रकार से स्पोंटेनियस, मतलब अचानक से उसके जो विचार आ रहे हैं ना किसी चीज को लेकर, वो क्या है लेने हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे देखिए स्पोंटेनियसली, तो बाय गैदरिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पोंटेनियसली। ठीक है, तो उसके मान लेते हैं भी कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम है, ये देखिए नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट समस्या के समाधान की विधि है, तो विशेष समस्या के समाधान की विधि अपने बात करें तो समस्या समाधान की विधियां ये, ठीक है, ठीक है, समस्या समाधान युक्ति यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है। परंतु जो समूह रचनात्मकता की बात करती है, जो ग्रुप की बात करेगा, देखो एक ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड है वो आपकी कौन सी है, मस्तिष्क विप्लव युक्ति है। ठीक है, ग्रुप क्रिएटिविटी जो है, ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड है वो आपका कौन सा है, मस्तिष्क विप्लव है। और यहाँ पे क्या है कि बच्चों के सामने जो समस्या प्रेजेंट करते हैं तो उसमें बच्चे के माइंड में उथल पुथल मच जाती है, और वो क्या है उसके जो भी सॉल्यूशन, जो भी विचार आ रहे हैं वो अपने विचार व्यक्त करता जाता है। ठीक है, टीचर है या क्या है कि किसी अन्य की मदद से उनको नोट डाउन कर लिया जाता है, जो जो विचार, सभी बच्चों के जो विचार आ रहे हैं उनको क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। यही तो चीज है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि कौन सी है, मस्तिष्क विप्लव विधि है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। बहुत से क्वेश्चन है संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, ये आए। इसलिए क्या है यहाँ पे तो शुक्र है एग्जामिनर ने जो नोट लगाया उसको कैपिटल में लिख दिया इधर, नहीं उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया, नहीं के नीचे अंडरलाइन भी कर दिया, वरना बहुत ज्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। परंतु आपको मेन एग्जाम में ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है इस प्रकार नोट है वो कैपिटल में मिले और अंडरलाइन मिले, नहीं के नीचे अंडरलाइन मिले। ध्यान रखना है नहीं पूछा है क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा में अधिगम में अभिप्रेरण की जो भूमिका है वो किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मतलब बच्चे को आप मोटिवेट करते हो तो बच्चे को आप क्या है कि उसकी प्रगति परिणाम के ज्ञान के द्वारा मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भी उसने कोई चीज है वो परफॉर्म किया, आपने कोई टास्क दिया, उसमें उसकी क्या प्रगति चल रही है, क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट है, उसके द्वारा क्या है कि आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। आप उसकी प्रशंसा और आलोचना करके, जैसे
मैंने आपको, ठीक है, जो लास्ट में जो अभिप्रेरणा है टॉपिक है, उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भी अभिप्रेरणा है, ठीक है, उस बच्चे को अभिप्रेरित करने के क्या क्या तरीके, ठीक है। आप उसकी प्रशंसा के द्वारा अभिप्रेरणा कर सकते हो, आप उसकी निंदा के द्वारा अभिप्रेरणा कर सकते हो, आप उसको सफलता का आभास करवा के, आप उसको असफलता का डर दिखवा के, आप उसके आकांक्षा के स्तर को जानकर, ये सारे तरीके हैं वो क्या है, 1 बाय 1 है वो पॉइंट है वो आपको बताए गए हैं। प्रगति और परिणाम के द्वारा, प्रशंसा और आलोचना के द्वारा, उसके आकांक्षा के स्तर को जानकर आप उसको अभिप्रेरित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। तो कौन सा कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, अंतर व्यक्तिक जो समायोजन है, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट है, ये सीधा सीधा सा अपने यूं कहें कि जो अधिगम में अभिप्रेरण की जो भूमिका है उसे कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बाकी बोर्ड की आती है, क्या वेरिएशन मिलता है वो अपने देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपने देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं, 23rd नंबर। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। अपने को पता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि बिना बोझ के सीखना। जैसे क्या है कि इसके जो अपने यूं कहें राष्ट्रीय संचालन समिति जो गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष जो प्रोफेसर यशपाल थे, तो प्रोफेसर यशपाल ने जो रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है, जब क्या है कि अपने यूं कहें 2005 का ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, परंतु उन्होंने 92-93 में जो रिपोर्ट पेश की थी प्रोफेसर यशपाल ने, उस रिपोर्ट का नाम यही था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। और ये क्या है कि इसका मेन मोटो यही है एनसीएफ 2005 का कि बिना बोझ की शिक्षा, मतलब बच्चे को जब वो सीख रहा है तो उसको बर्डन फील नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, आरटी एक्ट। बहुत ही शानदार तरीके से क्या है कि आपको आरटी एक्ट है वो अपने किया था। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन है वो छांटना है, ठीक है, जो गलत है। तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक की निःशुल्क शिक्षा है, बिल्कुल है। विद्यालय प्रबंध समिति, ठीक है, तो विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है वो किस में है, ठीक है, 21 में है, धारा 21 में दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, बिल्कुल, धारा नंबर 33 में क्या है, राष्ट्रीय आयोग की चर्चा की गई है, ठीक है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे नहीं है जी, ठीक है, प्रति सप्ताह कितने हैं, 45 घंटे। तो ये क्या है अपने जो प्रथम पारी का जो पेपर था 23 तारीख का, उसमें भी क्या है कि सीधा सीधा सा पूछ लिया कि कितने घंटे हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से क्या है कि इसमें चेंज करके पूछ लिया। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो असत्य आपका क्या हो जाएगा, डी है वो क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो ये क्या है आपका डी, इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं 25th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। अब क्या है कि अगर सिर्फ थोड़ा सा पड़ा हुआ होता है तो वो भी क्या है कि नुकसानदायक होता है। तो इसलिए क्या है कि आपको कोई भी चीज पढ़ें तो उसको थोड़ा सा क्या है कि विस्तृत, जैसे अगर अपने क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जब अपने पढ़ा, ठीक है, तो अपने चर्चा की कि जैसे क्या है कर्ट लेविन है, तो कर्ट लेविन ने क्या है जो सामाजिक विज्ञान जो विषय है, ठीक है, उसमें सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया, ठीक है। बंकिंघम जो है, ठीक है, बंकिंघम है, उन्होंने क्या है 1926 में 1926 में क्या है रिसर्च फॉर टीचर है जो पुस्तक लिखी, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रयोग के मार्ग को प्रशस्त किया। स्टीफन एम कोरे है जो क्या है अपने यूं कहें क्रियात्मक अनुसंधान के शिक्षा के क्षेत्र में जनक माने जाते हैं। उन्होंने 1953 में क्या है इस पे बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की थी, यह शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया था। तो यहाँ पे तीनों की तीनों है वो क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान देने वाले हैं। स्टेफन एम कोवे है, इसकी कोई चर्चा नहीं की अपने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है।
बहुत ही अच्छे प्रकार से चारों मापनियां हैं वो आपको करवाई। ठीक है, नॉमिनल है, नॉमिनल के बाद में इन जो नॉमिनल है, नॉमिनल के बाद में ऑर्डिनल, ठीक है, इंटरवल और रेशियो। ठीक है, जिसमें सबसे कम सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, या अपने यूं कहें जिसमें सांख्यिकी का प्रयोग किया ही नहीं जाता, वो कौन सी होती है? नामिक मापनी होती है, नॉमिनल स्केल होती है। और जिसमें अधिक, सबसे अधिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है वो आपका रेशियो स्केल होता है। तो यहाँ पे रेशियो स्केल सबसे अधिक, सबसे यूं कहें सबसे अधिक विश्वसनीय है, वैज्ञानिक है। और नॉमिनल स्केल क्या है? सबसे कम विश्वसनीय, सबसे कम वैज्ञानिक है, जिसका प्रयोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम करते हैं। तो यहाँ पे बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नामिक मापनी, नामित मापनी जो नॉमिनल स्केल है, ये क्या है? सबसे कम आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी है वो आपका राइट आंसर। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अगर यहाँ पे देखें बाल विकास के सिद्धांत किसने किसने दिए हैं, तो बाल विकास के सिद्धांत है वो जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लेव वाइगोट्स की है, ठीक है, इनके द्वारा जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, ये भी क्या है कि इनके द्वारा दिया गया। तो ये तो एकदम सीधा सीधा क्या है कि इन्होंने बाल विकास के सिद्धांत है वो प्रतिपादित किए। परंतु अब्राहम मैस्लो और बांडूरा की अगर बात करें, तो बांडूरा है, ठीक है, उन्होंने जैसे क्या है कि अपने यूं कहें कि भी बच्चा है, ठीक है, वो क्या है भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा के विकास की अगर अपने बात करें, भाई भाषा विकास है वो किस प्रकार से होता है, चीजें कैसे सीखता है, ठीक है, तो वो क्या है दूसरे का अनुकरण करके देख के चीजों को सीख रहा है, ठीक है, उस प्रकार से उसके विकास। तो यहाँ पे अल्बर्ट बांडूरा भी कहीं न कहीं क्या है, बाल विकास की बात करते हैं। परंतु अब्राहम मैस्लो है, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? अभिप्रेरणा है, ठीक है, जिसको आवश्यकता पदानुक्रम, नीड हायरार्की थ्योरी है, वो क्या है कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई। हालांकि क्या है कि हो सकता है यहाँ पे इन दो ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, ठीक है, ये तो अपने को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, अब्राहम मैस्लो और अल्बर्ट बांडूरा दोनों ने भी क्या है प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो बाल विकास के सिद्धांत की चर्चा नहीं की। परंतु अब बांडूरा है वो कहीं न कहीं क्या है भाषा विकास में या इस प्रकार की उनके सिद्धांत है वो अपने को देखने को मिलते हैं, किस प्रकार संज्ञानात्मक विकास उसकी बात आती है। परंतु अब्राहम मैस्लो है वो क्या है अभिप्रेरणा से। तो इसका आंसर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? बी है वो क्या है इसका आंसर होना चाहिए। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए इतने क्वेश्चन हैं 120 में से, टोटल 4 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उसमें इतने क्वेश्चन है, जैसे क्या कि अभी मैंने इस पेपर में भी कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की चर्चा कर ली, जिसमें स्पष्ट तौर से आप ये नहीं कह सकते इसका ये आंसर। तो फिर अपने कैसे कह सकते हैं कि भी 120 में से 100%, मतलब हो सकता है कि एक पारी में क्या है कि पढ़ाए हुए भी एक पारी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 30 के 30% है वो क्या है कि आगे हो, ठीक है, 2 पारियों में आगे हो। परंतु ये थोड़ी होता है कि भी 120 में से 120 क्वेश्चन है वो मैंने जो करवा दिया उसी में से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो क्या है कि एक प्रकार से कभी आपने जो करवाया है वो चीज क्या है कि पेपर बनाने वाले को दे दी और उसने कह दिया कि भाई आपको यहीं से पेपर बनाना है, ठीक है। तो आपको ये तो वेरिएशन आपको मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, यही नहीं, इतनी मेच्योरिटी तो आप में होनी चाहिए भी इतना तो क्या है कि अपने को वेरिएशन है वो मिलेगा। परंतु आप फिर भी देखना अपने क्या है क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद में देखेंगे कितने क्वेश्चन थे जो क्या है कि एकदम सीधा इजी है, मतलब 20 तक है वो आप इजिली है वो जा सकते थे, ठीक है। दोबारा से अपने देख लेंगे। देखिए, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? कौन सी विधि वैलिड है वो नहीं है, नॉट वैलिड की बात कर रहे हैं। तो कौन सी विधि आनुवांशिकता की भूमिका की अगर अपने बात करें कि मनोवैज्ञानिकों ने जो आनुवांशिकता की भूमिका का अध्ययन किया, भी बच्चे के विकास में आनुवांशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है, तो यहाँ पे जुड़वा बच्चों का, ट्विन जो क्या है कि जो होते हैं उनकी स्टडी की गई। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड विश्लेषण है वो किया गया। यहाँ पे समवयस्क जो अपने यूं कहें पीयर ग्रुप स्टडी वो की गई। भी पीयर ग्रुप मतलब एक ही एज के है परंतु उनमें भी विभिन्नता दिखाई देती है।
ठीक है, माता पिता है, उनके पेरेंट्स है और बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कितनी क्या है कि समानता, कितनी विभिन्नता, मतलब आनुवंशिकता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी जगह अगर इनका पालन पोषण किया जाए। इसी प्रकार जुड़वा बच्चों की अगर अपनी बात करें, ठीक है, परंतु सीधा तौर से अडोप्शन स्टडी है। ठीक है, इस प्रकार का कोई अध्ययन है वो मेरे ध्यान में नहीं है कि अडोप्शन स्टडी नाम का क्या है कि आनुवंशिकता की भूमिका के लिए कोई अध्ययन है वो किया गया। हालांकि ये हो सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शन में इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है कि इसमें कैसे हो सकता है, जैसे क्या है कि बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या है कि बच्चे क्या, सॉरी, जो जिनके क्या है कि अपने यूं कहें कि बच्चे को गोद लेते हैं जो माता पिता, ठीक है, तो उनके क्या है कि जो रियल माता पिता है वो अलग होते हैं, परंतु उनका पालन पोषण है वो अलग जगह होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देख सकते हैं, परंतु स्पष्ट तौर से क्या है, इस प्रकार का कहीं पे क्या है कि अपने को मिलता नहीं है। कभी दत्तक ग्रहण अध्ययन है वो क्या है कि आनुवंशिकता के लिए किया जा रहा है, परंतु ट्विन स्टडी वगैरह ये तो क्या है कि अपने को दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्या है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मुझे नॉलेज है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बाकी बोर्ड की है वो अपने देखते हैं वो क्या मानते हैं। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को ब्लैंक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप दो चीजें होती है। ठीक है, आपने क्या है कि चर्चा भी की थी, फिनोटाइप जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या है, वंशानुक्रम से जन्मजात उसको जो विशेषताएं मिलती है वो क्या हो जाएगी, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में जो क्या है कि आप उसकी विशेषताएं, प्रेक्षित व्यवहार मतलब जिसको देख सकते हो। और यहां पे देखिए, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, मतलब प्रेक्षित व्यवहार के रूप में, तो ये आपका क्या होता है, फिनोटाइप होता है। क्या होता है, फिनोटाइप। तो इसका यूं कहें, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उनको क्या कहते हैं, अपने फिनोटाइप है वो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर, यहां पे देखिए बाल विकास है वो शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो यहां पे बात करेंगे तो शरीर के अंदर वातावरणीय नहीं है जी। अब वातावरणीय नहीं है, ठीक है, तो समाज भी वातावरण का है। तो अगर बात करें तो दो चीजें रह जाती है, जैविक और मनोवैज्ञानिक। तो जो बायोलॉजिकल जो भी उसका अपने यूं कहें विकास होगा, वो एक प्रकार से क्या होगा, विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित पहले से क्या है तो सेट होता है भी। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे का इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर है वो क्या होगा, आपका सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर मैं कहता हूं, ठीक है, हर बार यही बात, मतलब बोर्ड की जो की है वो अपने देखते हैं। हो सकता है यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है उसमें आपको वेरिएशन मिले, ठीक है, परंतु मैंने क्या है जहां तक कोशिश है अपनी तरफ से बेस्ट है वो आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी जैसे अगर आपके सामने अपने बात करें कि यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई कितने क्या है कि क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है सही हो, तो अगर बात करें तो आप ये देखिए, अगर अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कितने क्वेश्चन हैं जिनको आप इजीली कर सकते थे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा टफ है वो अपने बात कर रहे थे, ये क्या है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है 23 तारीख का, सेकंड पारी का, परंतु पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, ये आप इजीली कर सकते थे। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कौन सा व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया, 4 नंबर क्वेश्चन मॉर्गन और मूरे ने, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोषण, निद्रा, स्वास्थ्य, अधिवास। परंतु फिर भी अगर अपने माने तो 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप है वो एक बार छोड़ सकते हैं। संस्कृति मुक्त परीक्षण,
इसका अगर सीधा फैक्ट याद है तो क्या आप इसको करें, ठीक है, वरना अगर अपने इसको भी अगर एक साइड में रखें तो भी अभी तक अपने पास में 4 क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होने वाला था, गार्डनर का बुद्धि, तो 5 क्वेश्चन है वो अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। रचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन है, 6 क्वेश्चन है वो अपने को, 8 में से 6 क्वेश्चन है वो आराम से क्या है यहाँ पे आपके सही होने थे। उसके बाद में बात करते हैं मानसिक विमंदित बालक है, ठीक है, तो 8 में से 6 की चर्चा की। मानसिक विमंदित बालक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हाँ, मानसिक विमंदित बालक है तो उसको क्या कहते हैं, बौद्धिक अयोग्य, ठीक है, मतलब अपने कहते हैं ना मानसिक विमंदित या बौद्धिक अक्षम बालक, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन फिर भी अपने और ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा, तो व्यक्तित्व वो स्थिर नहीं होता, ठीक है, वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन और कम कर दीजिए, ठीक है, 7 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं। पढ़ने से संबंधित, ठीक है, डिसलेक्सिया सिंपल क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन। न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते हैं, 9 क्वेश्चन। आगे चलो, कुसमायोजन का व्यवहारात्मक पक्ष, व्यवहार में जो एकदम इजीली दिखाई दे रहा है, आक्रामकता, 10 क्वेश्चन। आगे चलो, विशेष आवश्यकता, हाँ ये हो सकता है कि भी आपको यहाँ पे क्या है कि कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो इसको आप क्या है कि छोड़ सकते हैं, भी अपने कह सकते हैं भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप मान लो। पावलो का साहचर्य, ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन। बात करें अधिगम की प्रक्रिया, तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सा था, परिपक्वता है वो इसमें नहीं आएगी, बाकी क्या है आती है, 12 क्वेश्चन ले सकते हैं। पुरस्कार और दंड के बारे में हो सकता है आप थॉर्नडाइक स्किनर में कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, परंतु फिर भी क्या है कि ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने वाला था, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, अभी 12 क्वेश्चन लेके चलते हैं। अधिगम की अवधारणा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अर्जित होती है प्रक्रिया, जन्मजात नहीं होती, तो 13 क्वेश्चन है वो आपके इजिली सही होने थे। आगे देखो, शिक्षा के अवधारणा में मानचित्र निरूपण, 14 क्वेश्चन, नोवाक जोसेफ डी। शिक्षण में कौन सा प्रकार नहीं है, वर्णात्मक की कोई अपनी चर्चा नहीं की है, 15 क्वेश्चन। नैसर्गिकता के विचारों, हो सकता है इसमें क्या का आप इन चारों ऑप्शन में कोई कंफ्यूज हो गए हो, तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। कक्ष अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। फिर आगे चलो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो बिना बोझ के, ठीक है, लगभग 15-16 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। आगे देखो, शिक्षा के अधिकार, बिल्कुल सिंपल सा था, 60 घंटे नहीं होते, 45 घंटे होते हैं, ठीक है, तो 16-17 क्वेश्चन, 16 के करीब। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास अच्छे से आपको करवाया हुआ है, ठीक है, तो ये आप इसमें नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर में न्यूनतम नामित मापनी, ठीक है, लगभग 18-19 क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। निम्न मनोवैज्ञानिक में बाल विकास के सिद्धांत, इनमें दो क्या का कंफ्यूजन अपने हो सकता है, तो आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक व्यक्ति में दिखाई देने वाली क्या होती है, फिनोटाइप होती है, ठीक है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर, ऑप्शन को अगर आप इजीली देखते तो यहाँ पे हो सकता है कि सी और डी में कंफ्यूज हो। तो लगभग क्या है कि 19 से 20 क्वेश्चन है, 30 में से 19 से 20 क्वेश्चन है वो क्या है का आप निकाल पाते, ठीक है। 10 क्वेश्चन में भी क्या है कि अगर आप गैस करते, हो सकता है कि भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हो, ठीक है, जिसमें क्या है आपको इस प्रकार का कंफ्यूजन हो, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, फिर भी क्या है कि 10 मतलब 30 में से 19-20 क्वेश्चन, और फिर क्या है कि 6 में अगर डबल ऑप्शन वाले हैं या 4 बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो भी अगर आप नेगेटिव मार्किंग करें तो भी क्या है कि यहाँ पे अगर आपका 20 प्लस स्कोर है वो क्या है कि आप कर सकते थे, ठीक है। कब कर सकते थे, जब आपकी क्या है कि साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी, ठीक है। ये नहीं है कि भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं और फिर आप 20 प्लस है वो क्वेश्चन कर दें, ये बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 20 प्लस क्वेश्चन है। हाँ, फिर भी क्या है, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, लगभग की है वो आपको मिल गई होगी सभी क्या है कि सेक्शन की, ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज रही है, SST साइंस मैथ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 90 प्लस क्वेश्चन है वो, अगर इसमें अगर 15 भी है 12 भी है तो आपकी हो सकता है कि 90 प्लस क्रॉस है वो आराम से हो जाए। परंतु इस पेपर में अगर 20 क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके यूं कहें कि एकदम यूं कह सकते हैं कि भी अच्छी स्थिति है, और 20 प्लस है, चाहे 22 है 23 है, तो ये क्या है कि आपका अच्छा स्कोर है। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से ये क्या है कि अपने जो 23 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका डिस्कशन किया, मैंने मेरे अकॉर्डिंग है वो बेस्ट बताने की कोशिश की, फाइनल आंसर की है, ठीक है, बोर्ड की क्या रहती है, हो सकता है 1-2 में वेरिएशन है वो आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, थैंक यू।